ब्रिटिश संसद में निम्न लोकप्रिय और प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन कौन सा है? तो जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड, वहाँ पर लोकप्रिय और प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन कौन सा है? तो सदन से है कामन सभा। एक होती है लॉर्ड सभा, एक होती है कामन सभा। तो लॉर्ड सभा वंशज होती है, इसमें राजा का बेटा राजा बनता है, जबकि कामन सभा निर्वाचित है और शक्तिशाली है। तो ब्रिटिश संसद का गठन राजा, ब्रिटिश जो संसद है उसका गठन राजा सहित लॉर्ड सभा और कामन सभा दोनों सदनों से मिलकर होता है। लॉर्ड सभा के सदस्य वंश परंपरागत और विशिष्ट वर्ग के लोग होते हैं जो कि निर्वाचित न होकर मनोनीत किए जाते हैं या मनोनीत होते हैं, जबकि कामन सभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं। क्या होकर आते हैं? निर्वाचित होकर आते हैं। कहाँ के? तो कामन सभा। एक कामन सभा होती है, एक लॉर्ड सभा। तो लॉर्ड सभा के सदस्य क्या होते हैं? ये वंशानुगत होते हैं, जबकि कामन सभा के व्यक्ति क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। लॉर्ड सभा का अध्यक्ष कौन होता है? लॉर्ड सभा का अध्यक्ष कौन होता है? ये वही लॉर्ड सभा है जिसका सदस्य जो है वंशानुगत होता है। कैसा होता है? तो वंशानुगत होता है सदस्य। लॉर्ड सभा का सदस्य वंशानुगत होता है। तो इसके अध्यक्ष कौन होता है? तो स्पीकर होता है। कौन होता है? तो स्पीकर होता है। तब ब्रिटिश संसद के दो सदन होते हैं। तो ब्रिटिश संसद के दो सदन हैं, एक है हाउस ऑफ कॉमन्स, एक है हाउस ऑफ कॉमन्स, एक है हाउस ऑफ लॉर्ड। तो हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड, एक है कॉमन सभा, एक है लॉर्ड सभा। तो लॉर्ड सभा और कॉमन सभा, इसी को कहते हैं अंग्रेजी में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड। तो हाउस ऑफ लॉर्ड जो है ये निर्वाचित नहीं होते हैं, ये मनोनीत किए जाते हैं, जबकि हाउस ऑफ कॉमन्स में ये जो सदस्य निर्वाचित होते हैं। तथा हाउस ऑफ कॉमन्स, जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ कॉमन्स की अध्यक्षता स्पीकर करता है, जबकि हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड या लॉर्ड सभा की अध्यक्षता वर्ष 2005 के पूर्व चांसलर करता था, लॉर्ड चांसलर करता था। तथा संवैधानिक, तो लॉर्ड सभा का अध्यक्ष वर्ष 2005 के पूर्व लॉर्ड चांसलर होता था। और संवैधानिक सुधार कानून 2005, जब से संवैधानिक सुधार कानून 2005 आया है तब से लॉर्ड सभा का अध्यक्षता के लिए लॉर्ड सभा के स्पीकर पद की व्यवस्था की गई है। लॉर्ड सभा द्वारा यह निर्वाचित किया जाता है, लॉर्ड सभा के द्वारा ही यह निर्वाचित किया जाता है। सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी कौन होता है? तो सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली सदन है जो अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी कौन होता है? तो वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो ये सीनेट कहाँ पर है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वितीय सदन या उच्च सदन को सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी उपराष्ट्रपति होता है, जबकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता स्पीकर करता है। किसकी? तो प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। तथा सीनेट की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। तथा प्रतिनिधि सभा को इंग्लिश में कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। कौन करता है? स्पीकर करता है। उल्लेखनीय, भारत में भी उच्च सदन है, इसे राज्यसभा कहते हैं, इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति ही करता है। तथा निम्न सदन से लोकसभा कहते हैं भारत में, इसकी अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा की जाती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति को अंतिम रूप कौन प्रदान करता है? जैसे अमेरिका है तो उसे जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी, उसको अंतिम रूप कौन प्रदान करता है? तो अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली उसे कहते हैं जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के सदस्य अलग अलग होते हैं, उनका पृथक्करण होता है, वे अलग होते हैं, उसी को अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। उसका जनक अमेरिका को माना जाता है। तो विदेश नीति को अंतिम रूप कौन देता है? तो वहाँ का कौन देता है? प्रेसिडेंट देता है, राष्ट्रपति देता है विदेश नीति।
तो संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेश नीति को अंतिम रूप कौन प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति प्रदान करता है। विदेश नीति निर्धारित करता है जो कि अमेरिका की विदेश नीति के मामलों का संचालन करता है। हाल ही कुछ मामलों में सीनेट से भी सलाह और सहमति भी प्राप्त करता है। वहाँ का सीनेट जो है विश्व का सबसे शक्तिशाली सदन, वहाँ से भी यह प्राप्त करता है। सीनेट में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो प्रत्येक सीनेट से वहाँ पर 50 राज्य हैं और 50 राज्य में से 2 चुने जाते हैं। तो 50 दूनी 100। तो सीनेट के कुल वहाँ कितने सदस्य हैं? तो 100 सदस्यों की संख्या है। फ्रांसीसी संविधान का कौन सा अनुच्छेद, जो फ्रांसीसी संविधान है, फ्रांस का संविधान, कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है? तो विधायी पहल कौन देता है? फ्रांसीसी संविधान का कौन सा अनुच्छेद, फ्रांसीसी संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को विधायी पहल देता है? तो वो संविधान का अनुच्छेद है 39। तो फ्रांस के संविधान में प्रधानमंत्री को विधायिका का पहल देता है। फ्रांसीसी संविधान अनुच्छेद 39, फ्रांसीसी संविधान अनुच्छेद 39 फ्रांस के प्रधानमंत्री को संसद में विधायी पहल प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के तहत विधायी पहल का अधिकार प्रधानमंत्री और संसद के सदनों को सौंपा जाता है। इनमें कौन सा एकल प्रणाली के लिए उत्तरदायी उदाहरण है? कहाँ पर एक दलीय शासन प्रणाली पाई जाती है? तो एक दल प्रणाली कहाँ पाई जाती है? तो भारत में एक दल नहीं है, वहाँ पर 2 दल हैं। अमेरिका में 2 दल हैं। भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली है। इंग्लैंड में द्विदलीय प्रणाली है, जबकि चीन में एक दलीय प्रणाली है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, यहाँ पर केवल एक दल है, जबकि अमेरिका में 2 दल हैं। भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली है तथा इंग्लैंड में द्विदलीय शासन प्रणाली है। चीन की प्रणाली में एकल दल प्रणाली का उदाहरण माना जाता है। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का संपूर्ण व्यवस्था पर एकाधिकार होता है। अन्य दलों की उपस्थिति तो है, पर इन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किन देश में पाई जाती है? तो दोहरी नागरिकता कहाँ पाई जाती है? तो भारत में तो दोहरी नागरिकता पाई नहीं जाती है। तो दोहरी नागरिकता यहाँ पाई जाती है स्विट्जरलैंड और अमेरिका में। स्विट्जरलैंड और अमेरिका में व्यक्ति केंद्र का भी नागरिक है और राज्य का भी नागरिक है। भारत में एक हरी नागरिकता है। एक हरी नागरिकता हमने कहाँ से ली है? तो इंग्लैंड से ली। कहाँ से? इंग्लैंड से ली है। और स्विट्जरलैंड और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। व्यक्ति केंद्र के साथ साथ राज्य का भी नागरिक होता है। स्विट्जरलैंड और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। नागरिकता संघ और राज्य में अलग अलग नागरिक होते हैं। भारत है, ब्रिटेन है, कनाडा है और ऑस्ट्रेलिया में एक हरी नागरिकता है। तो एक हरी नागरिकता व्यक्ति केवल केंद्र का ही नागरिक है, वही सब पूरे देश का नागरिक माना जाता है। तो भारत है, ब्रिटेन है। भारत है, ब्रिटेन से हमने नागरिकता ली ही है, तो भारत हो गया, ब्रिटेन हो गया। फिर कनाडा है, जहाँ से हमने संघात्मक व्यवस्था ली है, तो कनाडा हो गया। फिर है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में भी एक हरी नागरिकता है। ऑस्ट्रेलिया में भी कैसी नागरिकता है? तो एक हरी नागरिकता है। ऑस्ट्रेलिया में भी एक हरी नागरिकता है। किसके द्वारा लोक निगमों को 20वीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता कहा जाता है? सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता कहा जाता है तो W.A. रॉबर्टसन के द्वारा।